नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी में 9वीं कविता बाढ़ की संभावनाएं का अध्ययन शुरू करेंगे। तो सर्वप्रथम इस कविता के कवि श्री दुष्यंत कुमार जी का परिचय देखते हैं। परिचय के बाद इस कविता का सारांश और सारांश के बाद एक एक काव्य पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933, निधन 1975। दुष्यंत कुमार का जन्म राजापुर, नवादा जिला, बिजनौर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। सरकारी नौकरी तथा कृषि उनका मुख्य व्यवसाय रहा। रूढ़िवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों से संघर्ष की चेतना उनकी कृतियों का प्राण तत्व है। गीतकार, गजलकार और प्रबंधकार के रूप में उन्होंने नए नए प्रयोग किए, किंतु हिंदी संसार में वे गज़लकार के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने गज़ल को परंपरागत ढांचे से अलग कर सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का सफल संवाहक बनाया। साये में धूप उनका प्रसिद्ध गज़ल संग्रह है। एक कंठ विष पाई, जलते हुए वन का वसंत और सूर्य का स्वागत उनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं। छोटे छोटे सवाल तथा आंगन में एक वृक्ष उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था दुष्यंत कुमार जी का संक्षिप्त परिचय, जिसमें हमने देखा कि दुष्यंत कुमार जी का जन्म 1933, निधन 1975। दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पूरी की। सरकारी नौकरी करते थे और साथ में कृषि का व्यवसाय भी करते थे। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दुष्यंत कुमार जी ने अलग अलग विधाओं में अपनी कलम चलाई। प्रबंध का क्षेत्र हो, उपन्यास का क्षेत्र हो या गीत का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में दुष्यंत जी ने अपनी कलम चलाई। लेकिन दुष्यंत कुमार जी को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि अगर मिली तो गज़ल के क्षेत्र में, क्योंकि गज़ल के क्षेत्र में दुष्यंत कुमार जी को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है और गज़ल को एक नया आयाम देने का श्रेय भी दुष्यंत कुमार जी को ही मिला है। क्योंकि गज़ल की जो पुरानी परंपरा थी, वही परंपरा से हटकर नई परंपरा के साथ दुष्यंत कुमार जी ने अपनी गज़लें लिखी। जो साये में धूप, ये उनका प्रसिद्ध गज़ल संग्रह है। तो हमारे अभ्यासक्रम में भी कई महत्वपूर्ण गज़लें रखी गई है, तो प्रत्येक गज़ल का भी हम अभ्यास करेंगे। लेकिन इसके पहले इस कविता का सारांश, यानी कि गज़ल का जो सारांश है, वो सारांश को देख लेते हैं। प्रस्तुत गज़ल मुसल्स एक ही भावबोध वाली गज़ल नहीं है। ये जो हमारे अभ्यासक्रम में गज़ल के अलग अलग शेर रखे गए हैं, तो कोई एक भाव प्रधान नहीं है। प्रत्येक शेर में अलग अलग भाव दुष्यंत कुमार जी ने प्रस्तुत किए हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये जो गज़ल है वह एक ही भावबोध वाली गज़ल नहीं है। प्रत्येक शेर की भावभूमि भिन्न भिन्न है। प्रत्येक गज़ल के शेर के भाव अलग अलग है। समसामयिक जीवन में मानव की स्थिति विसंगतियों से परिपूर्ण है। इसमें कवि चिंतित अवश्य है
पर निराश नहीं। तमाम विषम परिस्थितियों की उपस्थिति के बावजूद उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी उसके यहाँ बरकरार दिखाई देती है। कभी इन गज़लों के माध्यम से हमें ऐसा लगेगा कि कभी चिंतित दिखाई पड़ते हैं, तो कभी चिंतित जरूर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन निराश नहीं है, क्योंकि कवि स्वयं ये मानते हैं कि हजारों निराशाओं में आशा की एक उम्मीद की किरण छिपी रहती है। हमें सिर्फ वही आशा की किरण को ही जागृत करना है। तो यहाँ दुष्यंत कुमार जी ने जो गज़ल के अलग अलग शेर अभ्यासक्रम में रखे हैं, प्रत्येक शेर हमें कोई न कोई महत्वपूर्ण बात बताते हैं। तब हम एक एक शेर को समझने का प्रयास करेंगे। पहला शेर, बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। बाढ़, नदी में जब एकाएक बारिश होने से नदी में जब पानी का उफान बढ़ जाता है तो उसे हम बाढ़ कहते हैं, और वही बाढ़ शब्द को गुजराती में पूर कहते हैं। तो बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। नदी के किनारे जब हम घर बनाते हैं तो हमें इस बात का भी ज्ञान होता है कि नदी के किनारे जब हम घर बनाते हैं तो वो नदी में बाढ़ की संभावना है। फिर भी लोग नदी के किनारे पर घर बनाकर निश्चिंत होकर रहते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और इस आपदा से डरकर नदी के किनारे घर बनाने वाले लोग क्या अपना घर बार छोड़कर क्या किसी अन्य जगह पर चले जाए? नहीं, यहाँ नदी के किनारे घर बनाकर रहने वाले लोग अपना घर बार छोड़कर किसी अन्य जगह पर रहने के लिए नहीं जाते, क्योंकि इन लोगों को पता है कि आपदा है, लेकिन ये आपदा प्राकृतिक आपदा है, कुदरती आपदा है। तो इस कुदरती आपदा से डरकर हम अपना घर बार नहीं छोड़ सकते। हम निश्चिंत होकर यहाँ रहेंगे और इसी प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करेंगे। तो इस गज़ल के माध्यम से दुष्यंत कुमार हमें ये संदेश देते हैं कि ये जीवन और इस जीवन में भी बाढ़ की संभावनाएं हैं। बाढ़ की संभावना का मतलब होता है समस्या, छोटे बड़े समस्या जीवन में आती रहती है। तो इन समस्याओं से हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें वही समस्या का डटकर मुकाबला करना है। ये संदेश दुष्यंत कुमार इस गज़ल के शेर के माध्यम से सर्व मनुष्य जाति को देना चाहते हैं और कहते हैं कि समस्याओं से भागो मत, बल्कि समस्याओं का मुकाबला करो। दूसरा शेर, चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तन्ने हैं। चीड़ यानी कि एक ऐसा पेड़ जो पर्वतीय प्रदेशों में दिखाई देता है और वह बहुत लंबा होता है, लेकिन इस पेड़ के तन्ने जो होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। शायद आप लोगों ने इस पेड़ को देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को इस पेड़ की तस्वीर दिखाता हूँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा पर्वतीय प्रदेश में ही ये पेड़ दिखाई। तो ये जो पेड़ है वह चीड़ का पेड़ है, बहुत लंबा होता है, लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस पेड़ के तन्ने बहुत नाजुक होते हैं। अगर तेज़ गति से हवा बहती है तो ये पेड़ तेज़ गति से बहने वाली हवा का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेज़ गति की हवा के साथ ही वह धराशायी हो जाता है, क्योंकि इस पेड़ के तन्ने बहुत नाजुक होते हैं। तो ये था चीड़ का पेड़।
इसीलिए कभी कहते हैं कि चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तन्ने हैं। चीड़ के जंगलों में आंधी और तूफान की बातें मत करो। आंधी और तूफान की बात इसलिए मत करो क्योंकि ये जो पेड़ होते हैं, इस पेड़ का तन्ना बहुत नाजुक होता है, कोमल। नाजुक का मतलब होता है कोमल। ये बहुत नाजुक होते हैं। अगर तेज गति से अगर हवा बहने लगेगी तो ये पेड़ धराशायी हो जाएगा। इसीलिए कभी इस शेर में कहते हैं कि चीड़ के जंगलों में आंधी और तूफान की बातें मत करो, क्योंकि अगर वहाँ आंधी और तूफान अगर आता है तो सारा का सारा जंगल धराशायी हो जाता है। इसीलिए चीड़ के जंगलों में आंधी और तूफान की बात मत करो, क्योंकि इन पेड़ों के तन्ने का अर्थ है थड़। इन पेड़ों के तन्ने बहुत नाजुक होते हैं। इसीलिए इस ऐसी स्थिति में आंधी और तूफान की बात मत करो। तीसरा शेर, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। यहाँ दुष्यंत कुमार जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस तरह चेहरे हमारे टूटे नहीं हैं जिस तरह आईने टूटे हैं। तो हम मनुष्य है और ये चेहरा मनुष्य का चेहरा है। अगर आईना टूटता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और दोबारा वो आईना नहीं जुड़ता। लेकिन हम मनुष्य हैं। आज अगर हम निष्फल रहे तो इस निष्फलता से ऊपर उठने की तीव्र आकांक्षा हमारे अंदर है। तो हम कल प्रयास करेंगे और निष्फलता को सफलता में परिवर्तित करेंगे। इसीलिए यहाँ कवि दुष्यंत कुमार ये कहते हैं कि इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है जिस तरह टूटे हुए ये आईने। जिस प्रकार आईना टूटा हुआ है ऐसे हम नहीं टूटे हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और ये मनुष्य के चेहरे हैं। हाँ, निष्फलता मिलने से चेहरा उदास जरूर है, निराश जरूर है, लेकिन इस निराशा को लेकर हम एक ही कोने में बैठे रहे या पूरी तरह टूट जाए, ऐसे हम नहीं हैं, क्योंकि हमारे में भी ऊपर उठने की क्षमता है। इस उदासी को दूर करने की क्षमता है। आज भले हम निष्फल रहे, कल दोबारा उठेंगे, दोबारा प्रयत्न करेंगे और सफलता के शिखर तक पहुँचेंगे। इसीलिए ये कवि कहते हैं कि इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए आईने। आईने का अर्थ है दर्पण। हम दर्पण नहीं हैं, हम मनुष्य के चेहरे हैं। इसीलिए हम जरूर ऊपर उठने का प्रयास करेंगे और इस चेहरे की उदासी को, निराशा को ज़रूर दूर करेंगे। तो इस प्रकार दुष्यंत कुमार जी ने इस गज़ल के माध्यम से ये संदेश दिया है कि जीवन में कभी भी असफलता से निराश मत होना, क्योंकि निष्फलता से सफलता की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। आगे का शेर, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। आपके कालीन, कालीन का मतलब है गलीचा। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हुए हैं। इस समय हमारे पाँव कीचड़ में सने हुए हैं। इसीलिए हम आपके जो कालीन है, आपके जो गलीचे हैं,
वो किसी न किसी दिन देख लेंगे। तो यहाँ कीचड़ में पाँव सने हैं, तो कीचड़ का मतलब होता है संघर्ष, समस्या। आज हम संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष का मुकाबला कर रहे हैं। आज हमारे पास यह अवकाश नहीं है कि हम आपके कालीन को देख सके। जिस दिन हम संघर्षों से मुक्ति पा लेंगे उस दिन हम आपके कालीन को जरूर देखेंगे, क्योंकि इस समय हमारे पैर कीचड़ में है। अगर कीचड़ वाले पैर से अगर हम आपके गलीचे में पैर रखेंगे या देखने के लिए आएंगे तो आपके कालीन में दाग लग जाएगा। तो यहाँ कीचड़ का मतलब होता है संघर्ष और कालीन का मतलब है सफलता। कि आप कहते कि आप हमारी सफलता देखिए, हम आपकी सफलता देखने का हमारे पास अवकाश नहीं है, क्योंकि हम संघर्ष में रत है, संघर्ष में व्यस्त है। जिस दिन हम संघर्षों से मुक्ति पाएंगे उस दिन हम आपकी सफलता में सहभागी बनेंगे। तो यहाँ इस गज़ल में भी दुष्यंत कुमार जी ने मनुष्य को ये संदेश दिया है कि जब कभी भी किसी भी प्रकार के कार्य में जब आप आगे बढ़ो और संघर्ष करते हो तो आपका पूरा ध्यान उसी संघर्ष में होना चाहिए। जब तक लक्ष्य पूर्ति न हो तब तक इस संघर्ष से आप पीछे हट मत करो। ये संदेश दुष्यंत कुमार जी ने इस गज़ल के माध्यम से दिया है, जिसमें कालीन और कीचड़ जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। अब आगे का शेर। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी हम झुनझुने हैं। जो शोषित पीड़ित लोग जो है, इन्हीं लोगों की व्यथा को इस गज़ल यानी कि इस शेर के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ये ऐसे लोगों की व्यथा है जिसे मौका नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों का इस्तेमाल होता है। इसीलिए वे लोग कहते हैं कि जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी हम झुनझुने हैं। ऐसे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, इन लोगों का, जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, ऐसे लोग गरीब, शोषित, पीड़ित और व्यथित लोगों का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी इन लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं देते। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि हम थोड़े आदमी हैं, हम तो झुनझुने हैं। झुनझुने का मतलब है खिलौना। हम लोग तो ऐसे लोगों के खिलौने हैं, जब मन होता है तब हमसे वो खेल लेते हैं, जब मन पूरा हो जाता है जहाँ तहाँ हमें जैसी वैसी स्थिति में छोड़ देते हैं। कभी भी ऐसी स्थिति से बाहर निकालने का प्रयत्न उन लोगों ने कभी भी नहीं किया। जब ज़रूरत पड़ती है तब हमारा इस्तेमाल करते हैं, और जब ज़रूरत पूरी हो जाती है बाद में जहाँ है वही स्थिति में हमें छोड़ दिया जाता है। इसीलिए वे लोग कहते हैं कि जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं आदमी हम तो झुनझुने हैं, हम तो खिलौने हैं। हमें खिलौना समझा जाता है और खिलौना समझकर हमारे साथ खेला जाता है, और जिस स्थिति में है हम वही स्थिति में ही रहते हैं। कभी भी हम इस स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास उन लोगों ने नहीं किया। इसलिए इस गज़ल में कवि श्री दुष्यंत कुमार जी ने जो शोषित, पीड़ित और व्यथित लोग जो है उनकी व्यथा को इस शेर के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अब अंतिम शेर है। अब तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, हम सफ़र उंगे हुए हैं अनमने हैं। कवि श्री दुष्यंत कुमार अन्य गज़लकारों को संबोधित करते हुए कहते हैं
कि कोई एक ऐसी तड़पती सी गज़ल सुनाओ। तो यहाँ दुष्यंत कुमार जी को तड़पती सी गज़ल सुनने का मन क्यों करता है? क्यों तड़पती सी गज़ल सुननी है? तो कि तड़पती सी गज़ल इसलिए सुननी है क्योंकि हमसफ़र ऊँघे हुए हैं, अनमने हैं। हमसफ़र का मतलब होता है साथ में चलने वाले साथी। अनमने का मतलब होता है उदास। मेरे साथ चलने वाले मेरे जो साथी है वे ऊँघे हुए हैं, निंद्रा में है और उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। इसीलिए आप एक ऐसी तड़पती सी गज़ल सुना दो, तो इस तड़पती सी गज़ल के कारण हमारे ऊँघे हुए साथी जागृत हो जाए और उनके चेहरे पर उदासी के जो बादल है वो बादल फट जाए। इसीलिए कवि श्री दुष्यंत कुमार अंतिम गज़ल में गज़लकारों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एक ऐसी तड़पती सी गज़ल सुनाओ जिससे इन लोगों के अंदर एक प्रकार का उत्साह, एक प्रकार की उमंग जागृत हो। तो इस प्रकार दुष्यंत कुमार जी ने बाढ़ की संभावनाएं नाम की गज़ल में अलग अलग शेर के माध्यम से मनुष्य जाति को कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। और इन महत्वपूर्ण संदेशों में से एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मनुष्य जीवन में कई विषम परिस्थितियां आती है, लेकिन वही विषम परिस्थितियों के खिलाफ हमें डटकर मुकाबला करना है। जब हम मुकाबला करेंगे तभी हमारे मार्ग से विषम परिस्थितियां हटेगी। इसलिए इस प्रकार की बातें यहाँ उन्होंने प्रस्तुत की है। अब ये गज़ल के बाद जो शब्दार्थ और टिप्पणी है उसे आप ध्यान से पढ़ना। फिर स्वाध्याय, तो स्वाध्याय में विकल्प वाले प्रश्न, एक एक वाक्य के प्रश्न, 5-6 वाक्य के उत्तर वाले प्रश्न, ये सारे के सारे प्रश्न आप अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में लिख देना। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में ये 9वीं कविता बाढ़ की संभावनाएं को हम यहाँ पूरी करते हैं। अस्तु।